हेलो जीनियस, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का दिन भी बहुत ज़्यादा औसम है, संडे है। संडे के दिन पढ़ाई करने का मूड बहुत उच्च लेवल में बनाइए। कहीं ना कहीं नीट्स को क्वालिफाई करना है तो पढ़ाई से दोस्ती करनी ही पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी, हर एक चैप्टर से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि एमबीबीएस की कुर्सी ऐसे नहीं मिल जाती है आसानी से। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जुटना पड़ेगा, जुनूनियत लानी पड़ेगी। तो अभी तक हमने सॉल्यूशन चैप्टर के 2 ऑलरेडी पार्ट कर चुके हैं और सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा खत्म कर चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट लेके आए जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के ऊपर। किसके ऊपर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का आना हो जाता है तब हम उसे क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कैसे भी करो यार, अपनी मर्जी है यार, पढ़ाई को अपने मजे से पढ़ो। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाओ। ऐसा नहीं कि बोरियत फील होना चाहिए, क्योंकि अगर बोरियत फील करोगे तो पढ़ाई कभी भी याद नहीं रहेगी। क्या ना, जैसा कि आप देखते हैं कि कभी आप मूवी देखते हैं तो पूरी मूवी आपको बाय लाइन याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें इंटरेस्टिंग लगती है। उसी प्रकार अगर आपको पढ़ाई को, आप भी चाहते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स आपको एक बार पढ़ने में याद हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसे इंटरेस्टिंग बनाना जरूरी बन जाता है। और ये काम होता है टीचर्स का और आप लोगों का। टीचर्स के बिना स्टूडेंट अधूरा और स्टूडेंट के बिना टीचर अधूरा। तो हमारा और आपका बॉन्ड तो बना ही रहना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। देखो, जो नीट एग्जाम होता है कभी ना कभी नीट एग्जाम में कभी भी देखो, जो आपके टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 180 होते हैं और आपके पास टाइम होता है लिमिटेड, बहुत ही कम टाइम होता है, 3 आवर्स। लगता है लोगों को कि 3 घंटे बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां ये भी तो देखिए 180 क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं अगर इतने बल्क ऑफ क्वेश्चंस हैं तो कहीं ना कहीं आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बहुत ज्यादा आप भरते रहो, कॉपी भरते रहो। नहीं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं पूछेगा, केवल और केवल ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछता है अधिकतर। जब भी पूछेगा ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछेगा, आपसे एक्सेप्शन से पूछेगा अधिकतर आपको एक्सेप्शन से पूछा जाएगा, अधिकतर कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स यूज की जाएंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आप अगर वो ट्रिक्स नहीं जानते तो कहीं ना कहीं वही सवाल जो आपका 1 मिनट में सॉल्व होने वाला था और वही सवाल आपका 5-10 मिनट आराम से खा जाता है। ठीक है, तो यही एक ट्रैप होता है नीट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री, है ना? क्यों, ऐसा ही होगा ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, है ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, कि जैसे हम जो केमिकल्स यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए जो केमिकल एनर्जी को, ठीक है, या मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वही हमारी स्टडी होगी इसमें। क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज प्योरिफिकेशन में भी किया जाता है, कि जैसे कि पूरी तरह जो डिसॉल्व हो जाते हैं या बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है किसी दूसरे में। ठीक है, तो कहीं कि उन दोनों को सेपरेट कैसे किया जा सकता है, तो यही एक तरीका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जरिए उसको सेपरेट किया जा सकता है। समझ में आ गया? गुड, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप एक बहुत ही मेन जो सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है भाई? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होती हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं जो है केमिकल एनर्जी से या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम सेपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 प्रकार की होती है। कितने? एक होती है डैनियल सेल और दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक कह देंगे हम डैनियल सेल। समझ में आ गया? अच्छा, जो डैनियल सेल होती है
उसमें कहीं ना कहीं 2 कंटेनर यूज होंगे। कितने कंटेनर यूज होंगे? 2 कंटेनर बना लिए, दोनों में इलेक्ट्रोड पड़े होंगे, इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड होंगे। ठीक, लेफ्ट साइड जो होगा आपका वो होगा ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जो डैनियल सेल होता है उसमें जो, और लेफ्ट ही साइड वाले को हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और एनोड इसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है। और इस तरफ होता है क्या? कैथोड। क्या हो जाएगा? कैथोड। एनोड अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? क्या हो गया? ये होगा पॉजिटिव। ठीक, अच्छा, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। अगर मैं कहूं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है? ये एक प्रकार की क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। जिसको नहीं पता रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है तो मैं बता दूं आपको, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन में हो रहा हो, मतलब दोनों रिएक्शन चल रही हो, उसमें किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? अच्छा, कई लोगों को बहुत हंसी आ रही होती है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना, कई लोग जो है 2 लोगों का नाम जोड़ के एक नाम बनाते हैं, है ना। वो नहीं, खैर ये केमिस्ट्री में भी चलता है कि 2 लोगों का नाम आधा आधा लेके और एक नाम बना दिया। उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का कपल बना है। किसका? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का, जिसका नाम हो जाता है क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों से ले लिए, दोनों के नाम की थोड़ी थोड़ी जो वर्ड्स ले लिए और बना दिया रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? इस तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस तरफ क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। क्या हो रहा होगा भाई? इस तरफ हो रहा होगा रिडक्शन। ओके, अब एक बात यह देखो, ये जो डैनियल सेल होती है इसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से, केमिकल का यूज करके आप क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आप बनाते हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो होगा, इसमें केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाएगा। किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेम इसका जस्ट उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। ठीक है, अगर सपोज चलो इसको भी यहीं बताते चलते हैं, वीडियो थोड़ा लेंथी कम होगा। जैसे इसमें 2 कंटेनर यूज किए गए थे, इसमें केवल एक ही कंटेनर यूज किया जाएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में डिप किए जाएंगे। समझ में आ गया? गुड, ठीक, समझ में आ गया? अच्छा, इस तरफ इसमें भी लेफ्ट साइड एनोड होता है और राइट साइड क्या हो जाता है? कैथोड। ठीक है, अच्छा, एक खेल इसमें ये होता है कि इसमें जो है एनोड नेगेटिव होता है और इसमें क्या हो जाता है? एनोड, इसमें एनोड पॉजिटिव हो जाता है भाई, और इसमें कैथोड क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गया? इसमें एनोड नेगेटिव, उसमें एनोड पॉजिटिव। अच्छा, इतना हो गया। ये चीज सेम होती है कि इसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, यहां भी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, और राइट साइड क्या हो रहा होता है? रिडक्शन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? रिडक्शंस। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें क्या होता है? केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी को चेंज किया जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करते हैं हम, एनर्जी को हम चेंज करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। समझ में आ गया? काफी हद तक इन दोनों का काम उल्टा ही होता है। दोनों बहनें ना अपोजिट नेचर की बहनें। ठीक है, जैसे प्लस माइनस बहनें हो गई, क्या हो गए? जैसे प्लस माइनस हो गए, ऐसी इस प्रकार से डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती हैं। दोनों एक दूसरे के लगभग अपोजिट नेचर की होती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, इसमें देखो, इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता, मतलब ये आप लगा दोगे, रॉड लगा दोगे, अपने आप रिएक्शन होती जाएगी। इसमें एक्सटर्नल कोई भी एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये स्पॉन्टेनियस होती है। क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी फिर? इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है? आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी
सप्लाई करनी पड़ती है। समझ में आ गया? तो ये हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया बेटा? गुड, वेरी गुड। अच्छा, किसी को जो अगर स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि सपोज दैट मोटरसाइकिल चलाते हैं आप या साइकिल चलाते हैं, छोटे होंगे, छोटे में साइकिल चलाई है तो साइकिल चलाओगे जब आप पर्वत के ऊपर या किसी भी हिल के ऊपर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या थोड़ी ऊंचाई पे गाड़ी चला रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ, आपके क्या हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है। भाई मेरी तो हो जाती थी, आपकी होती थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब चलाता था तो जब थोड़ी ढलान पे जब गाड़ी चढ़ाता था ना ऊंचाई पे तो क्या होता था, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, पाँव इतने दर्द करते थे भाई, बाय गॉड क्या होना। ठीक है, तो जैसे ही मैं जब ऊपर पहुंच जाता था उसके बाद जब दूसरी तरफ ढलान नीचे तरफ आता था, स्लोप डाउन होता था, तब जाके मैं वहाँ साइकिल चलाता था। तो वहाँ मुझे पैर ही नहीं चलाने पड़ते थे, अपने आप साइकिल नीचे आ रही होती थी और बहुत स्पीड में चल रही होती थी, तब बड़ा मजा आता था। तो एक तरफ क्या होता था, मुझे बहुत ज़ोर से पैडल चलाने पड़ रहे थे, बहुत थक जा रहा था मैं, तो मैं एनर्जी दे रहा था लगातार कंटिन्यूसली, किसको, साइकिल को, तब जाके वो ऊपर चढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब ढलान की तरफ आया मैं, तब मुझे कोई भी एनर्जी देनी नहीं पड़ी, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा, अपने आप ही साइकिल चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ऊपर की तरफ आप चढ़ रहे हैं वो क्या है, ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो वो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब उस ढलान की तरफ से जब आप साइकिल अपने आप चल रही है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? तो जो प्रोसेस या जो रिएक्शन अपने आप परफॉर्म हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है या वर्क करना पड़ता है तो वो क्या हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया? गुड। स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है, ये बात याद रखना, पूछ सकता है नीट, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अच्छा डेल्टा जी पता है ना क्या है, डेल्टा जी को कहते हैं बेटा गिब्स एनर्जी। क्या कहते हैं, गिब्स एनर्जी। जो डेल्टा जी है ये चेंज इन गिब्स एनर्जी है। क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ओके ओके, इतना समझ में आ गया सब लोगों को, बेहतर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गिब्स एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, उसमें क्या होती है, गिब्स एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो इस प्रकार से हमने डैनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिफरेंस जानते हुए थोड़ा उनके बारे में नॉलेज भी ले लिया। थोड़ा और कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ इसका, डैनियल सेल का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नीट के क्वेश्चन बस हवा में सॉल्व होने चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक बताएंगे। पूरे वीडियो को देखिए, इतना लाभ होगा आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल चैप्टर जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा। देखना, बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ऐसे लगेगा कि बस पड़ोस लो और खा लो, लेकिन ऐसे नहीं आसान लगेगा। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और फिर उसे थोड़ा बहुत कुछ कुछ पॉइंट लिखने भी पड़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट लिख लीजिए, पूरा चैप्टर लिखिए चाहे नहीं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ज़रूर लिखिए जो आप सोचते हैं कि इसको भूला जा सकता है 1-2 दिन बाद, उसको लिख लीजिए। क्योंकि एक डायलॉग फेमस हुआ करता था हम जब पढ़ते थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह हो जाती है सफ़ा। होता है ना, क्यों सुना ये डायलॉग कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा और रात को पढ़ो सुबह हो जाती है सफ़ा। तो सफ़ा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, जो डैनियल सेल है कैसे बनती है, चलो ठीक है डैनियल सेल बता देते हैं। अच्छा, डैनियल सेल, मैंने क्या कहा था, डैनियल सेल में क्या होते हैं, 2 कंटेनर यूज़ होते हैं। कितने, 2 कंटेनर यूज़ होते हैं। दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक मेटल की रॉड होती है। क्या होती है, एक मेटल की रॉड होती है। यहाँ पर हम एमीटर लगाते हैं करंट चेक करने के लिए, करंट बन रहा है या नहीं, है ना, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, जो भी हम चीज़ करते हैं कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, बिना फ़ायदे के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मेरा पढ़ाना भी फ़ायदा है, आपका पढ़ना भी फ़ायदा है। ठीक है, ये होती है किसकी, जिंक की रॉड। ये होती है किसकी, कॉपर की रॉड।
जिंक की रॉड किस पे सॉल्यूशन पड़ी होगी, ZnSO4 में। जिंक की रॉड पड़ेगी कौन सी, ZnSO4 में, मतलब जिस चीज़ की रॉड है उसी चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कॉपर की रॉड है तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट हो गया और एक जिंक सल्फेट हो गया, समझ में आ गया। इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। अच्छा, इस तरफ नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि भैया इस तरफ हो रहा होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो हो रहा होता है, चलो ठीक है, ये बात तो दूसरी है, ये वो कारण नहीं नेगेटिव होने का इसके। इसका मेन कारण ये है कि Zn जो है क्या हो रहा होगा, Zn जो सॉलिड फॉर्म में हो रहा होगा वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ठीक है, कहाँ दे रहा होगा, इस रॉड में, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें चला जा रहा होगा, इस सॉल्यूशन में Zn2+ बना रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएंगे, यहाँ पर कॉपर क्या होगा, Cu2+ आयंस में, जो इस सॉल्यूशन में होगा, किसमें, सॉल्यूशन में होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जो आयंस होते हैं हमेशा वो चार्ज फॉर्म में होते हैं, किसमें, उसमें आयंस में टूटे होते हैं उसके मॉलिक्यूल। जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसके आयंस इस सॉल्यूशन में होंगे Cu2+ प्लस SO4 2-, समझ में आ गया। तो इस फॉर्म में होगा वो, इस सॉल्यूशन में, ठीक है, किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। तो यहाँ पर जो Cu2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, एक्सेप्ट कर रहा होगा, और किस में बदल रहा होगा, Cu में, ठीक, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, गेन किए जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की गेन किए जा रहे हैं और यहाँ पर लॉस किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, लॉस। तो जहाँ पर लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का वहाँ पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। खैर छोटी छोटी बातें हैं, सरल टॉपिक है, जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। अच्छा, इसमें एक और खेल होता है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज का खेल क्यों आता है भाई, सॉल्ट ब्रिज क्यों बनाना था, जैसे ब्रिज आप लोग ब्रिज क्यों बनाते हैं, कहीं ना कहीं एक पार से दूसरी पार जाने के लिए, किसी नदी वगैरह में या नहर वगैरह में पुल बनाए जाते हैं ना, ब्रिज बनाए जाते हैं, किस लिए होते हैं वो, एक पार से दूसरी पार जाने के लिए। ये भी ब्रिज वही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर आदमी चढ़ के नहीं जाएंगे, इसमें कौन जाएगा, आयंस जाएंगे, क्या जाएंगे, आयंस, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है, अब बताओ, अब ऐसे ही ये Zn क्या होगा, ये Zn बार बार जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट होता रहेगा। तो इस प्रकार से इस सोल्यूशन में Zn2+ प्लस चार्ज भर जाएगा एकदम इस सॉल्यूशन में। तो ये क्या करेगा, अब उसके बाद ये जो मेटल की रॉड है Zn की, अब ये Zn2+ में बदलना बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि भैया इतना पॉजिटिव चार्ज हो गया है इस सोल्यूशन में, Zn2+ के इतने आयन हो गए हैं कि अब ये Zn2+ के आयन अब और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, फिर करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये तो मतलब थोड़ी देर चला काम और उसके बाद क्या हो गया, बंद हो गया। अब हमें तो हमेशा के लिए चलाना है, तो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सपोज दैट इसमें एक ब्रिज डाल देते हैं, सपोज एक ब्रिज बनाते हैं सॉल्ट का एक, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये ब्रिज क्यों बनाया जाता है अभी बताते हैं। सॉल्ट ब्रिज ये क्यों बनाया जाता है, ओ माय गॉड, ठीक, समझ में आ गया, सॉल्ट ब्रिज, ठीक, समझ में आ गया। तो सॉल्ट ब्रिज क्यों बनाया जाता है, सॉल्ट ब्रिज ये बताया जो यहाँ पर जो रिएक्शन रुकी है इसको दोबारा चलाया जा सके। ये चलाया कब जा सकता है, जब इन Zn2+ के आयन को कम किया जा सके। कहीं ना कहीं अगर ये आयंस कहीं ट्रांसफर होने लगे तो हमारा काम बनने लगेगा, समझ में आ गया, हमारा काम बनने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जो Cu2+ है वो हमेशा 2 आयन के कॉपर में बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे जो SO4 भाई हैं
क्या है, जो SO4 माइनस है वो तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा, ऐसे ही पड़ा होगा, उसका तो कोई यूज हो नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, ब्रिज, ये Zn2+ यहाँ से जाएंगे इसके पास, और यहाँ पर इस सॉल्यूशन से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ZnSO4 बना लेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की न्यूट्रलिटी को खत्म करने के लिए हम ये सॉल्ट ब्रिज का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से जो है ये Zn2+ आयन का यूज हो जाता है, ये कम हो जाते हैं। जैसे इनकी कंसंट्रेशन कम हुई, ये रिएक्शन फिर से स्टार्ट होने लगती है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी फिर से बनने लगती है। समझ में आ गया? गुड। खैर इनसे क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता नीट में अधिकतर, अभी तक तो नहीं है भाई। ठीक, ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है। अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद नॉस इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, गिब्स एनर्जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, फैराडे लॉ। ठीक है, और उसके बाद फैराडे लॉ और कोहेरेंस लॉ हो गया, या फिर हम क्या कहें और फैराडे का सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, सेकंड लॉ भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल इक्वेशन, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फेवरेट है नीट वालों का। दूसरा ये, उसके बाद इसमें एक रिलेशन हम पढ़ेंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताएंगे। किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में बताएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ठीक है, रिएक्शन क्यूशिएंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, रिएक्शन क्यूशिएंट के बारे में भी पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या क्या पता होना चाहिए, 8 कोहेलेंस लॉ, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारे टॉपिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कोहेलेंस लॉ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ गया? गुड। अब स्टार्ट करते हैं सेल पोटेंशियल। क्या स्टार्ट करेंगे, सेल पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल सबसे आप पहले ही परिचित हो चुके होंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी अभी परिचय करवा देते हैं। देखो, कभी भी जब भी पोटेंशियल आएगा तो कहीं ना कहीं चार्जेस के डिसबैलेंस से आएगा। मतलब जहां भी चार्जेस का डिसबैलेंस होगा वहां पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। समझ में आ गया? या इसका सिंपल फंडा हम आपको ये बताते हैं कि जब ग्राउंड होता है आपका, ग्राउंड अगर चारों तरफ से क्या है, प्लेन है बिल्कुल, तो वहां पर कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन कहीं ऊंचा खाली हो गई तो क्या हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया। उसी प्रकार क्या होता है कि जैसे सपोज दैट यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या होते हैं 10 प्रोटॉन है, तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल क्या है, 0 है। लेकिन सपोज दैट हम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, कम कर दें, 9 कर दें, अब क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट हो गया। सिंपल सा मेथड बताया, बिल्कुल बहुत 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 सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता पोटेंशियल के बारे में। सिंपल सी बात, जब भी चार्जेस का डिसबैलेंस होगा वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्या होगा, पोटेंशियल। और कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर सेल के द्वारा इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल जनरेट हो रहा है तो ओवरऑल पूरी सेल का जब हम पोटेंशियल निकालेंगे उसको हम क्या कह देंगे, सेल पोटेंशियल कह देंगे। क्या कह देंगे, सेल पोटेंशियल। समझ में आ गया? गुड। जैसे कि जैसे कि मैंने अभी आपको डैनियल सेल में ही बताया था, आपने 2 कंटेनर लिए थे, इसमें 2 रॉड डाली थी,
डाली थी कि नहीं भाई? अरे बिल्कुल डाली थी भाई। हाँ चलो डाल दी, ज़्यादा अच्छे से नहीं बनाएंगे अब इस बार, ठीक। इसमें क्या डाला था, ये Zn की रॉड थी और ये कॉपर की रॉड थी। यहाँ पर क्या हो रहा था, Zn क्या कर रहा था, सॉल्यूशन में जाके क्या कर रहा था, आयंस में ब्रेक हो रहा था 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, लॉस कर रहा था। यहाँ पर Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, क्या बना रहा था, Cu, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन उसने दिए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले क्या था, दोनों रोड पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए इस रोड पे, तो यहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो गया। और किसकी वजह से हुआ है, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ। किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ है। तो इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पर चार्ज डिसबैलेंस हो रहा है, किसकी वजह से, रिडक्शन। तो इसको कहेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, और क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर आप सेल का पूरी पोटेंशियल निकालेंगे, एक बार और अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अगर सपोज दैट तुमने कोई रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, तो वो जस्ट इक्वल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, इक्वल और अपोजिट चार्ज में, ठीक है। समझ में आ गया कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं रिडक्शन इज इक्वल टू होता है क्या, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन। जब इन दोनों का प्लस कर देंगे तो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, ठीक है। सेल पोटेंशियल बराबर क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, इन दोनों को प्लस करेंगे, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये माइनस का होता है ना भाई। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तब तो प्लस में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो दोनों रीडिंग करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के ही एज्यूम में करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। तो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं माइनस चार्ज में। तो कहीं ना कहीं हम इसको अगर हटा के अगर आप माइनस ऑफ ER लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको हम कह देते हैं, ये जो निकला है हमारा राइट साइड से निकला है तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट राइट साइड, माइनस ये हमारा लेफ्ट साइड वाला है तो इसको हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट और EMF ऑफ सेल, ठीक है। ये हो जाता है फॉर्मूला। आपको EMF ऑफ सेल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल जो निकालना होता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट राइट साइड माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लेफ्ट साइड। समझ में आएगा। तो आपको सेल पोटेंशियल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, पूरी सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब उसके बाद एक होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है, सिंपल सी बात, नो बकवास। गर्मी आ रही है भाई, है ना, कोका कोला का सीजन आ रहा है पेप्सी वगैरह का, कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है। अच्छा अब हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अच्छा ये क्या होता है, इसको डिनोट किया जाता है E नॉट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक, ऑफ सेल भी लिख दो भाई। अच्छा समझ में आ गया। अच्छा स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होता है कि वो कंडीशन ली जाती है, क्या हो जाती है, एक प्रकार की कंडीशन होती है, ठीक है। एक कंडीशन पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर किया जा सकता है। जब कंडीशन क्या हो, जब कंसंट्रेशन आपकी 1 मोल हो, क्या हो, और आपका उसमें प्रेशर हो 1 atm, ठीक है, और आपका टेम्परेचर जो हो जाइए वो होना चाहिए 298 केल्विन। इस कंडीशन में जब हम पोटेंशियल मेजर करेंगे वही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसी को क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल हलवा है ना। आके आओ और आराम से दाब के खाओ। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा पानी का घूंट मार लें, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है
अभी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूरी बात जान गए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जान गए आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दिया, हर एक इलेक्ट्रोड पे हाफ सेल रिएक्शन क्या होती है, एक साइड की जो भी रिएक्शन आप लिखते हैं वो क्या होती है, हाफ सेल रिएक्शन हो जाती है। समझ में आ गया? अच्छा, जैसे कि सपोज दैट हमने ये लिखा, हमने लिखा Zn, ठीक है, ये चेंज हो रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोड की कंडीशन लिखी है, इसको हम हाफ सेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? हाफ सेल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? तो एक साइड का कोई सा भी जो है कंडीशन लिखेंगे आप, ऑक्सीडेशन की लिखेंगे या रिडक्शन का, तो क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तो वो फुल की निकल आएगी, सिंपल सी बात, एक होगा तो हाफ, दोनों होंगे कंप्लीट तो फुल। समझ में आ गया? अच्छा, अब उसके बाद हमें पढ़ना है नॉस सेल इक्वेशन। क्या पढ़ना है? नॉस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका न्यूमेरिकल अधिकतर पूछा जाता है, अधिकतर जो न्यूमेरिकल जैसे पूछे जाते हैं वो भी करवाते हैं अभी। नॉस इक्वेशन, नॉस इक्वेशन क्या बताती है हमें? रिलेशन बताती है। क्या बताती है? रिलेशन बताती है। किसके किसके बीच का रिलेशन बताती है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के बारे में जो क्या बताती है, रिलेशन बताती है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, देखो इसका रिलेशन, तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ठीक है, माइनस RT अपॉन NF, हर एक चीज ध्यान से रखो, NN, और यहां पर क्या हो जाता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। समझ में आ गया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये कैसे हो रहा है भाई, देखो देखो, R जो है आपका, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। क्या है आपका? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक। और T जो है आपका वो क्या है, टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन सेल या रिएक्शंस, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, समझ में आएगा? ये होता है F बराबर होता है फैराडे कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। फिक्स वैल्यू कितनी होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 8.13, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ठीक। इसकी जो है आप क्या करने, यूनिट जरूर याद करें। ये यूनिट कैसे आई, देखो यूनिट इसलिए आई क्योंकि आप PV बराबर nRT पढ़े होंगे कभी, ठीक है, क्या होंगे, PV बराबर nRT। तो यहाँ पर देखो R बराबर क्या हो जाएगा, तो NT उस तरफ ट्रांसफर करो तो PV अपॉन N इंटू T। जो PV होता है वो हमारा वर्क होता है केमिस्ट्री में, PV अगर प्रेशर इंटू वॉल्यूम करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, अरे वर्क निकलता है ना भाई केमिस्ट्री में। N क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एक कंसंट्रेशन टर्म है, ये क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म। समझ में आ गया? ये क्या है, N यहाँ पर मोलरिटी होती है, क्या होती है, कंसंट्रेशन टर्म में, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, क्या होते हैं, N बराबर क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स की यूनिट होती है क्या, मोल, ठीक है, समझ में आ गया। N और T मतलब क्या होता है, केल्विन। अच्छा, अब देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और मोल की क्या होती है, मोल, और टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से इसकी यूनिट आ गई, किसकी, R की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की हमने यूनिट निकाल दी, ठीक है। पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए ध्यान रखना है, इसलिए बताया आपको। अब हम मेन फोकस करते हैं किस पे, इस पे, क्या है, ये है हमारी नॉस इक्वेशन। नॉस इक्वेशन क्या होती है, अच्छा हम बताते हैं।
नाउ इक्वेशन हमें बताती है रिलेशन किसके बीच में, ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, दोनों के बीच में। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे कि सपोज दैट मैंने ये रिएक्शन लिखवाई आपको, टी जेड एन जो है चेंज हो रहा है, जेड एन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और फैराडे कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाली जा सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें टाइम खर्च करना, ठीक है, ठीक है। ये किसकी होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है। समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया, गुड। अब उसके बाद जो आपके नर्स इक्वेशन की न्यूमेरिकल आते हैं उसमें कभी भी ये इक्वेशन यूज नहीं होती, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। देखो कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, देखो कैसे बदलेंगे, या बदलना छोड़ो, हम सीधे इक्वेशन बताते हैं और सीधे न्यूमेरिकल करवाते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है जो आता है, ठीक है, डेरिवेशन तो इसका आएगा नहीं, ठीक है, क्या आएगा इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आएगा। तो देखो जो इक्वेशन नर्स इक्वेशन यूज होती है आपके फॉर्मूलों में या आपके सवालों में, नीट के सवालों में, तो वो हुई होती है ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस यहाँ पर क्या होता है 0.059 अपॉन एन लॉग, ठीक है, क्या आ जाता है अपन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अच्छा, इस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का फॉर्मूला, क्यू का भी यही फॉर्मूला होता है, क्यू को क्या कहते हैं, रिएक्शन क्यूशिएंट, रिएक्शन क्यूशिएंट कहते हैं। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। इसलिए हम इस रिएक्शन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह हम क्यू भी लिख सकते हैं, क्या होते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये जो हो गई आपकी, ये इक्वेशन यूज हो जाती है हमेशा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे न्यूमेरिकल हर साल आता ही आता है। शायद ही किसी साल छूट गया हो, मैंने अभी तक जितने पेपर थे शायद ही का 2 साल, एक साल ऐसा था 2018 में नहीं आया था, 2018 में इस पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछता ही आपसे, ठीक है। और अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछेगा, आपको पूछेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आता है इस रिएक्शन में, अब बता रहे इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है, किसमें होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है, तब क्या होता है कि जो हमारा रिएक्शन क्यूशिएंट है वो इक्वल हो जाता है के इक्विलिब्रियम के, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। समझ में आ गया, जब कोई रिएक्शंस क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, तब क्या हो जाता है, हमारा जो रिएक्शन क्यूशिएंट है वो के इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और क्यूशिएंट कांस्टेंट है, दोनों जो है आपस में इक्वल हो जाते हैं, किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो हम फिर वहाँ पर जो है, जो हमारी जो नर्स इक्वेशन है उसको हम एस क्यू की जगह हम क्या लिख लेते हैं, क्यू इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, ठीक है, ए और सेल। तब उसके बाद ये जो रिएक्शन हो जाती है वो हो जाती है ए नॉट ऑफ सेल इक्वल टू क्या हो जाता है 0.059 अपॉन एन, ठीक है, और लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है, कांस्टेंट। ये भी बहुत यूज होती है, ये अधिकतर यूज होगी आपके क्या, न्यूमेरिकल में। जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेगा तो आपको ये क्वेश्चन लगा देने और आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। क्वेश्चन बताते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए क्वेश्चन बताते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो वैसे ही क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ज़्यादा फालतू का बकवास नहीं पढ़ना है हमको, क्या करना है, हमें फालतू का बकवास नहीं करना है, जिसकी नीड से हमें, जो नीड्स है हमारी नीड के लिए क्या मैं क्या बोला हूँ, जो हमारी नीड है, नीड्स के लिए केवल उसी को ही फॉलो करना है हमें, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब इसमें देखो, फॉर सेल कांस्टेंट
फॉर सेल कांस्टेंट, ठीक है, सेल कांस्टेंट 1 इलेक्ट्रॉन ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट जो है सेल क्या है आपका 0.59 है, 59 वोल्ट है, ठीक है, एट 298 केल्विन पे, किससे पे 298 केल्विन पे द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शंस, सेल कांस्टेंट रिएक्शन, ठीक है, इतना दिया गया है और आपको कुछ गिवन भी दिया है उसने, चलो कुछ गिवन भी दे दिया है आपको, वैसे देना तो नहीं चाहिए था, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को और सरल बना दिया। नीट वाले देखो कितना सोचते हैं तुम्हारे बारे में, कितना सरल कर दिया क्वेश्चन को, देखो ए बराबर उन्होंने कह दिया ये है आपका 0.059 वोल्ट कह दिया है और एट 298 केल्विन। ये क्वेश्चन है आपका किस में आया, नीट 2019 में आया, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ेंगे तो तुरंत आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो सेल कांस्टेंट 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी n की वैल्यू क्या है 1 है, खत्म कहानी। अच्छा ई नॉट ऑफ सेल भी दिया गया है, ओ माय गॉड, ई नॉट ऑफ सेल, दो चीजें मिल गई काम की, एट 298 केल्विन, चलो ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शंस गिवन दैट, अच्छा 0.059 वोल्ट एट 298। अच्छा ये उसने आपको कन्वर्ट करके दे दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको ऐसा फॉर्मूला बताया है कि इसकी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसकी ज़रूरत ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया था 9 साइकिल में, याद होगा आपको, ई नॉट ऑफ सेल बराबर मैंने आपको बताया था 0.059 अपॉन n log के इक्विलिब्रियम, बताई थी ये क्वेश्चंस, देखो उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सच में देखो आप ही देखो, इसमें कुछ करना है क्या, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपको ई नॉट की वैल्यू दी रखी है, क्या दी रखी है 0.59, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू 0.059 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 1 दिया गया है, लॉग, ये लॉग 10 की बेसिस पे है, ठीक है, याद रखना के इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या करना है, सिंपल सी बात, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.59 अपॉन 0.059 इक्वल टू क्या हो जाएगा log 10, ठीक है, के इक्विलिब्रियम, इतना आ जाएगा, गुड, इतना कर लेंगे। देखो इसको अगर काटोगे, पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, log 10 के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ जाएगा आपका 10, और जैसे ही आप इस लॉग को इस तरफ भेजोगे, तो जैसे ही आप लॉग को इस तरफ भेजते हो तो ये जो वैल्यू होती है ये पावर में चली जाती है, किस में चली जाती है, पावर में चली जाती है, समझ में आ गया, तो पावर में जाएगी तो फिर के इक्विलिब्रियम बराबर यहाँ लिख देते हैं, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.0 into 10 to the power 10, और यही आपका क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बेटा जितने भी क्वेश्चन आते हैं 9 सेकंड से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, इसको, इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना, यही फॉर्मूला अधिकतर यूज होगा, क्या होगा, यही फॉर्मूला अधिकतर यूज होगा। नीट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, शॉर्ट से शॉर्ट, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें याद करके चलना ही पड़ेगा। जैसे कि ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, 9 सेकंड से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन और वो वाली, बस 2 क्वेश्चन, एक आपको ये याद रखनी है और दूसरी आपको ये याद रखनी है, ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस यहाँ पर क्या आएगा
059/n log Q, ये भी याद रखिए, दोनों याद रखिए, ये दोनों याद रखिएगा ना। से क्वेश्चन के आपको सवाल हलवा लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैंने देखा अभी तक आपको क्वेश्चन करवाया, ये भी नीट का क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन अगर आपको किताब में वहाँ पर आता और आप पेपर जब दे रहे होते तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस समय आपकी हार्ट बीट इतनी तेज होती है, उस समय आपके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप प्रेशर में आके या बहुत ज़्यादा टेंशन में आके आप जो गलती करते हो। समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं अगर पहले से प्रैक्टिस किए रहे होगे, पहले से लगाए हुए होगे क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे। इसलिए टीचर हमेशा आपसे कहता है कि एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, क्वेश्चन जरूर लगाइए, पेपर जरूर सॉल्व करिए। कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और कहीं ना कहीं वो 3 घंटे का जो प्रेशर आता है पेपर देते टाइम, उसी प्रेशर को हैंडल करने की कहीं ना कहीं ताकत मिलती है हमें प्रैक्टिस करने से। सुना ही होगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी परफेक्ट करना है और आपको भी परफेक्ट बनना है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? तो करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका नीट में सिलेक्शन जरूर होगा ही होगा। समझे? केमिस्ट्री में तो हो जाएगा, इतना पता है, हम गारंटी देते हैं। समझ में आ गया? तो पढ़ते रहिए, अपने बेस्ट को बनाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।